तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टाइप्स ऑफ बिल्स को देखेंगे। सबसे पहला हो जाएगा हमारा ऑर्डिनरी बिल, फिर हो जाएगा मनी बिल, फिर फाइनेंस बिल और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये क्या होते हैं और इनको पास करने में क्या डिफरेंस है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी बिल से। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। तो एनी बिल विच इज़ नॉट मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज़ एन ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, तो मनी बिल, अभी हमने जो 3 टाइप ऑफ और बिल देखे, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन सारे बिल को छोड़ के जितने भी बिल्स आते हैं वो हो जाते हैं ऑर्डिनरी बिल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर पासिंग द ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, कहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी हाउस। ठीक है, तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में से किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब एक बार मान लीजिए सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में। ठीक है, तो एक बार जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या करना होगा, इससे पहले पास होना होगा एक हाउस में। ठीक है, इट इज पास्ड इन वन हाउस बाय सिंपल मेजोरिटी। अब लास्ट क्लास में हमने मेजोरिटीज डिफरेंस पढ़ ली है। ठीक है, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, स्पेशल। तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो किस मेजोरिटी से पास हो रहा है, वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है। ठीक है, तो अब एक हाउस में ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया। अब क्या जाएगा, इट इज सेंड टू द अदर हाउस। ठीक है, दूसरे हाउस भेजा जाएगा। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो इसे राज्यसभा भेजा जाएगा। अब यहाँ अगेन इसे एक सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा। ठीक है, आफ्टर इट इज पास्ड इन बोथ हाउसेज इट इज सेंड टू प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे केस बन सकते हैं, जैसे मैंने बताया था डेडलॉक हो सकता है कि यहाँ पास हो और यहाँ नहीं पास हो। ठीक है, और ये इसमें कुछ अमेंडमेंट करके इसे वापस भेज दे, हो सकता है फिर ये उसे पसंद नहीं है और वो फिर पास नहीं करे, तो यहाँ पे एक डेडलॉक का सिचुएशन बन सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हो जाएगा एक ज्वाइंट सिटिंग बैठेगा जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर बैठेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे वोटिंग होगा और इसमें सिंपल मेजोरिटी से फाइनली बिल पास होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, सिंपल ये भी पास कर दे ये भी पास कर दे, तो कहाँ जाएगा, ये दोनों के बाद, ये दोनों के बाद फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स है ये देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे अब 3 चीज़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के केस में तो सबसे पहले तो गिव हिज असेंट टू द बिल। जैसे ही प्रेसिडेंट इस पर अपनी मुहर लगा देते हैं, असेंट कर देते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, तो ये बिल क्या हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगा एक एक्ट में। ठीक है, ये एक एक्ट बन जाएगा, एक रूल आ जाएगा। ठीक है, जो कि कानूनी होगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है एक्ट बनने का प्रोसीजर। पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, पार्लियामेंट में। उसके बाद पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं, रीडिंग होती है। ठीक है, दोनों हाउसेज में इंडिविजुअली, और फिर फाइनली दोनों हाउसेज में पास होने के बाद प्रेसिडेंट जब उस पर मुहर लगाते हैं तब वो बिल एक्ट बन जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उन्हें बिल पे कुछ कुछ पसंद नहीं आता है। ठीक है, कुछ कुछ क्लॉजेज पसंद नहीं आते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं बिल फॉर रिकंसिडरेशन, उसमें कुछ अमेंडमेंट करके। ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन अपने देंगे। ठीक है, थर्ड वो क्या अब कर सकते हैं, अब थर्ड एक और चीज़ वो कर सकते हैं कि वो होल्ड कर सकते हैं बिल को एक अननोन टाइम तक। ठीक है, अपने जितना उनको इच्छा हो। ठीक है, इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो या फिर एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो। तो सपोज उनके पास वो अभी उनका 3 साल ऑफिस में बाकी है। ठीक है, तो वो चाहे तो 3 साल तक उस बिल को पास नहीं करे, भले ही दोनों तरफ से हाउस पास कर चुके हैं, लेकिन उसे रोकना चाहें तो प्रेसिडेंट रोक के सकते हैं। फिर नए प्रेसिडेंट आएंगे तो उन पर डिपेंड करेगा कि वो बिल पास किया जाए या नहीं। ठीक है, तो इसे इसी एक तरह से मतलब वो बिल को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से उसे पास नहीं होने दे रहा है, तो इसीलिए इसे पॉकेट वीटो या फिर एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट की इच्छा पे होती है कि वो बिल पास होने दे या फिर उसे रोक के रखे कुछ दिनों तक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मनी बिल और देखते हैं मनी बिल क्या है। ठीक है, मनी बिल के बारे में हम पिछले क्लास में भी देखा था, हल्का फुल्का आइडिया लिया था कि लोकसभा को मनी बिल के केस में ज़्यादा पावर है। अब ज़रा इसे डिटेल में देखते हैं। तो मनी बिल सबसे पहले होता है क्या, ये देख लेते हैं। तो एनी बिल विच कंटेन्स वन और मोर मैटर्स गिवन इन आर्टिकल 110। ठीक है, यहाँ पे 1 और मोर होगा। ठीक है, गिवन इन आर्टिकल 110 इज कॉल्ड अ मनी बिल। ठीक है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म है ओनली। ठीक है, तो 1 और मोर मैटर्स गिवन इन आर्टिकल 110 ओनली। अब इसका मतलब क्या होगा ये हम समझाते हैं। पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 110 में कौन कौन से मैटर्स दिए हुए हैं। तो इसमें जितने मैटर्स हैं वो मनी से रिलेटेड है। ठीक है, मनी कैसे स्पेंड होना है या फिर कैसे कलेक्ट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इससे रिलेटेड कई सारे इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं।
तो उन्हीं टॉपिक्स में से किसी एक पर बिल अगर पास होता है या फिर बिल इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके अलावा उसमें कोई भी इस आर्टिकल को छोड़ के कोई एक्सटर्नल मैटर नहीं होगा, ठीक है। ओनली का ही मतलब हुआ कि इससे रिलेटेड कोई और एक्सटर्नल मैटर नहीं होगा। एक्सटर्नल मैटर जैसे ही इसमें जुड़ जाएगा तो वो फाइनेंशियल बिल बन जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस ओनली पे फोकस कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 110 में से एक या फिर कई मैटर्स से रिलेटेड अगर कोई बिल आता है तो उसे मनी बिल कहेंगे, ठीक है, सिंपल भाषा में। और वो मनी बिल क्यों कहला रहा है आप समझिए ना, इसमें एक्सपेंडिचर और कलेक्शन ये सब से रिलेटेड कई टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर पास करने का क्या है। तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। अब देखते हैं इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऐसे कई सारे बिल्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन बिना नहीं आ सकते, ठीक है। तो मनी बिल उनमें से एक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसे लोकसभा में पास होना है, तो इसे पास करेंगे हम लोकसभा में कैसे, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया। अब इसे कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब राज्यसभा के पास क्या क्या पावर्स है मनी बिल को रिलेटेड, तो राज्यसभा को के पास बहुत ही कम पावर है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड पावर। राज्यसभा क्या कर सकती है, इट कैन ओनली गिव रिकमेंडेशन, मतलब सिर्फ सलाह दे सकती है कि आप ऐसे ऐसे अमेंडमेंट इसमें करिए, कुछ चेंजेस लाइए, ठीक है। अब ये लोकसभा पे है कि उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट, ठीक है, कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो राज्यसभा अब इसे ज़्यादा कुछ बाइंडिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकती। अब दूसरा देखिए, राज्यसभा अगर इसे होल्ड करके भी नहीं रख सकती, ठीक है, इसे 14 दिन के अंदर पास करना ही है। राज्यसभा में अगर नहीं होता है पास तो 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली पास होके लोकसभा के पास चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों से मान लीजिए पास हो गया या फिर 14 दिन बीत गए लोकसभा में पास होने के बाद, तो ये प्रेसिडेंट के पास चल जाएगा। और प्रेसिडेंट के पास भी पावर नहीं है इसे रोक के रखने का। क्यों, क्योंकि ये प्रायर ही तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से आया है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को भी इस बिल को असेंट देना होगा। इट कैनॉट सेंड बैक द बिल फॉर एनी अमेंडमेंट्स, ठीक है। इसे वापस भी नहीं भेज सकता, रोक के भी नहीं रख सकते। प्रेसिडेंट हैज़ टू पास द बिल। तो चलिए अब थर्ड काइंड ऑफ बिल पे आ जाते हैं, जो है फाइनेंशियल बिल। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मनी बिल के केस में कि सिर्फ आर्टिकल 110 से ओनली सिर्फ उसी से मैटर्स हो तो मनी बिल होता है। लेकिन अगर एक बिल इंट्रोड्यूस होता है जिसमें मैटर्स आर्टिकल 10 से भी हो और इसके अलावा कुछ अदर मैटर्स भी हो, ठीक है, जो कि नॉन मॉनेटरी मैटर्स होगा, तो जब दो मैटर्स मिलेंगे तो फाइनेंशियल बिल फॉर्म होगा, ठीक है। प्रोसीजर देखते हैं इसको पास करने का क्या है। सबसे पहले ये भी इंट्रोड्यूस हो सकता है कहाँ, लोकसभा में ही। तो अगेन यहाँ लोकसभा को एक्स्ट्रा पावर मिला कंपेयर टू राज्यसभा, क्योंकि इसमें मॉनेटरी थिंग इन्वॉल्व इसलिए इंट्रोड्यूस यहीं पे हो रहा है। लेकिन इसमें फिर राज्यसभा के पास भी पावर है। पावर क्या है, क्योंकि इसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, ठीक है, ना कि मनी बिल की तरह। तो मनी बिल तो राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है, उसे पास करे ना करे 14 दिन के बाद वो तो पास हो ही जाना है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा से पास होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल का मेथड फॉलो कर रहा है। तो लोकसभा पास होगा, फिर राज्यसभा पास होगा, देन वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, पास होने। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं कि फाइनेंशियल बिल भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में जो इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ और फाइनल बिल पे आता है जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है, आपको पता ही चल रहा है नाम से, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन लाने की कोशिश करे, ठीक है। तो किस आर्टिकल में दिया है, हमारे जो आर्टिकल 368 है, इसमें प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, ऐसा लिखा है, ठीक है। कैसे अमेंड करना है ये सब दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली इस सीजीएल में आया है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 10 से 15 अगर आर्टिकल कोई इंपॉर्टेंट है तो उसमें ये आर्टिकल आता है, ठीक है, आर्टिकल 368, ठीक है। जैसे कि मैं लास्ट में जब पॉलिटी ख़त्म करूँगा तो मैं कुछ आपको आर्टिकल्स का लिस्ट दूंगा, ठीक है। जैसे 352 हो गया, 356 हो गया, 368 हो गया, ठीक है। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ठीक है, इसलिए याद रखना है आपको। चलिए तो अब देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का मेथड क्या है। तो सबसे पहले तो ये कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे दो केसेस आएंगे, ठीक है। दो केसेस क्या होगा कि जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है
वो कहीं स्टेट के यानी फेडरल स्ट्रक्चर को हमारा इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, स्टेट के बेनिफिट्स और लॉस को इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। उसके अलावा ये हो सकता है वो कर रहा हो सकता है वो नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दोनों केस में क्या होता है। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो कि डज नॉट अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब स्टेट को उससे ज़्यादा प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, सेंटर का पूरा लॉ है, तो इसमें प्रोसेस क्या होगा, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद इट हैज़ टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो लास्ट क्लास में अगर मेजोरिटी आपने नहीं पढ़ा है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी पढ़ लेना होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में होता था 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इसके बाद यहाँ से तो पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया। अब इसके बाद जो है ये प्रेसिडेंट के पास चल जाएगा। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के पास भी पावर नहीं है कि इस बिल को रोक के रख सके, उसे पास करना ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत प्रेसिडेंट से वो पावर छीन ली गई। उसके पहले पावर था कि प्रेसिडेंट हो सकता है उसमें कुछ रिकमेंडेशन करके लौटा दे या फिर नहीं पास करे। अब क्या है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के तहत प्रेसिडेंट को पास करना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों हाउसेस में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट ने पास कर दिया बाई स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, याद रखिएगा दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सेकंड केस देख लेते हैं। तो सेकंड केस में क्या है कि जो अफेक्ट कर रहा है फेडरल स्ट्रक्चर को, ठीक है, यानी स्टेट के पावर को, स्टेट में टैक्सेशन को इफेक्ट करेगा अगर, तो इस केस में थोड़ा मेथड चेंज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सबसे पहले तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस। बिल इंट्रोड्यूस हो गया या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, अब उस दोनों हाउसेज में इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है। ठीक है, बोथ द हाउसेज में। अब ये दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से पास भी हो गया। अब क्या होगा कि ये स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास जाएगा, जितने भी स्टेट में डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके पास जाएगा, और उनमें से हाफ, ठीक है, यानी मिनिमम 15 स्टेट्स आउट ऑफ 29 के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इसे सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम सिंपल मेजोरिटी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो सेंटर में उसमें स्पेशल मेजोरिटी यूज़ कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जब स्टेट्स भी इसे पास कर दें, सब स्टेट खुश हैं, ठीक है, तब जाके फिर प्रेसिडेंट इस पर असेंट करेंगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास अगेन कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें पास करना ही है, क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत उनसे पावर छीन ली गई थी। तो चलिए, अब सारे तरह के हमने जो बिल्स हैं वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, हमने पढ़ा ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए रहता है, प्रायर। ठीक है, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट से ही वो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में। तो हमने मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के केस में देखा। आप देख लेते हैं कुछ और ऐसे बिल्स जिनमें आपको प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मनी बिल देख लिया हमने, फाइनेंशियल बिल देख लिया। नेक्स्ट आता है कि ऑर्डिनरी बिल्स रिलेटेड टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल का ये स्पेशल केस है जिसमें प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन चाहिए रहता है। तो आर्टिकल 3 में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा था कि ये जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट है। ठीक है, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद होगा, उसमें आर्टिकल 1 to 4 था, और उसमें क्या है मेंशन, चेंजिंग द नेम एंड बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स में आर्टिकल 3 में था। ठीक है, तो हम अगर स्टेट का बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, उसका नेम बदल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना जो फॉर्म हुआ वो आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। ठीक है, तो उसका भी पावर किसके पास है? सेंट्रल लेजिस्लेशन के पास ही है। ठीक है, और वो एक ऑर्डिनरी बिल ही होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको प्रायर प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एनी बिल विच अफेक्ट्स द टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। अगर स्टेट के टैक्सेशन को इफेक्ट कर रहा है, उनके इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो आर्टिकल 274 के तहत उसको भी प्रेसिडेंट के परमिशन से इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट बिल्स विच इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये आर्टिकल 304 के तहत है कि ये भी प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये सारे आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस में आ सकता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और आर्टिकल 3 वाला, ये 3 आपको बिल्कुल ही याद रखने हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यही खत्म करते हैं। हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल से देखा, वो पास कैसे होते हैं देखा, मेजॉरिटीज़ तो हमने लास्ट क्लास में ही देख लिया था, और इस तरह से एक बिल जो है फाइनली एक एक्ट बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इसी तरह के और वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।